डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। और ये चैप्टर दो पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम जो सेल है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो टाइप है सेल के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, वो पढ़ेंगे। और साथ में जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल एनवलप है और सेल एनवलप की कुछ मॉडिफिकेशन है वो देखेंगे। और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो अलग अलग टॉपिक हैं वो सेकंड पार्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंडामेंटल का मतलब मूलभूत, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब है जितनी भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो स्ट्रक्चर है सारी सेल की ऑर्गेनाइजेशन से बनती हैं। और जो फंडामेंट और जो फंक्शनल का मतलब क्या है कि जितने भी काम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सेलुलर लेवल पे ही होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, उनके अंदर जो सारे काम हैं वो एक ही कोशिका देखती है। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता और वो इंडिपेंडेंटली है, वो रह सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर। किसी भी जीव में यदि पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सेल की नहीं पाई जाती, सेल की अलग अलग जो कंपोजिशन है, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह वो नहीं होती, तो वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता। जैसे वायरस होते हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तभी वो लिविंग की तरीके से बिहेव करेंगे, बाकी आउट ऑफ द बॉडी वो नॉन लिविंग के तरीके से रहते हैं। एंटोन वोन लीवेनहोक ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन हैं, उन्होंने बाद में न्यूक्लियस है वो खोजा था एक लिविंग सेल के अंदर। आगे है सेल थ्योरी। इन 1838 में मैथियस सेल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट थे जिन्होंने जो हायर स्टडी है वो प्लांट में की थी। और उन्होंने काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया। और थ्योडिक सैवान 1839 के अंदर ब्रिटिश जो जूलॉजिस्ट थे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि ज़्यादातर एनिमल्स हैं, उनकी स्टडी उन्होंने काफ़ी कर रखी थी। डिफरेंट एनिमल सेल को देखा था उन्होंने और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी उन्होंने रिपोर्ट किया था, उसके बारे में जानकारी दी थी। आल्सो कंक्लूडेड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। इन्होंने भी ये चीज़ पता की थी कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, प्लांट सेल्स का ही एक स्पेशल करेक्टर होता है, स्पेशल गुण होता है। proposed hypothesis that animal and plant body composed of cells and product of cell। तो इन्होंने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दी, अपनी एक रिसर्च दी कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, जो भी वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है एनिमल और प्लांट की, वो सेल से मिलके बनती हैं। और सेल प्रोडक्ट, सेल से बनने वाले अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोटीन वगैरह है उनके बने होते हैं। सेल्डन एंड सेवन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में जो मेन थीसिस है वो प्रोवाइड की, बट डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। इन्होंने बता दिया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है सेल के बने होते हैं, सेल प्रोडक्ट्स के, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल्स हैं, नई सेल, वो कैसे बनती हैं। रोडोल्ट विर्चो 1855 के अंदर एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बात है जो कि नई सेल्स है पुरानी सेल से बनती हैं, ओमिनिस सेलुला, ई सेलुला। इसके बारे में रोडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर बताया था। और जिनकी वजह से जो हाइपोथेसिस थी, जो सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस, वो मॉडिफाई की गई, जिसमें बताया गया कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल या सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से वो बनी होती हैं। तो ये सेल्डन है, ये सैवान की पिक हैं, और जबकि विर्चो हैं जिन्होंने मॉडिफाइड किया था सेल थ्योरी को, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऐड किया था। बाकी का जो पहला पॉइंट है वो दोनों साइंटिस्ट ने, एक ने प्लांट्स के अंदर, एक ने एनिमल्स के अंदर स्टडी करके दिया था। उसके बाद है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। एक न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ये कैसा होता है? डेंस का मतलब है गाढ़ा,
मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और इन क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए वो पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक न्यूक्लियस रहेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो एब्सेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिया, ये वो क्षेत्र होता है सेलुलर एक्टिविटीज का जहाँ पे मतलब सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटियाँ प्रोसेस हैं वो होती हैं। और वो क्यों होती हैं, ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके। कंटेनिंग सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्यूपाइंग सेल वॉल्यूम, तो इन्हीं के अंदर एक सेमी फ्लूइड पाया जाता है, जो तरल गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि सेल वॉल्यूम को बनाता है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई कुछ स्पेशल स्पष्ट स्ट्रक्चर पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता और ये केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता बल्कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, और साथ में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलता है। उसके बाद सेंट्रोसोम, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करती हैं और केवल एनिमल्स में ही पाई जाती हैं। सेल डिफर इन साइज, सेल का जो साइज है वो अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होते हैं जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के मिलते हैं। लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच जो पक्षी है उसके अंडा होता है जो फुटबॉल के साइज का होता है, तो वो एक सिंगल सेल ही होता है। और जबकि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, उनका डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर का होता है, और लॉन्गेस्ट सेल है जो ह्यूमन में वो नर्व सेल होती हैं, 1 मीटर तक भी उनकी लेंथ हो सकती है। आल्सो वेरी इन शेप भी इनकी अलग अलग हो सकती हैं। विद फंक्शन दे परफॉर्म, जैसे वो काम करती हैं, जैसे उनकी शेप है डिस्क शेप्ड, पॉलीगोनल मतलब काफ़ी सारी साइड हो, जिसके अंदर कोलिमिनार का मतलब कॉलम जैसी, क्यूबॉइड क्यूब जैसी, थ्रेड लाइक धागे जैसे भी हो सकती हैं, और इरेगुलर शेप भी देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद ये हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेली हैं, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो हम जब देखते हैं सेल को अंदर से, तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स जो कि केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इनकी खास बात क्या होती है, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली नेकेड होता है, बाहर प्रेजेंट होता है, किसी भी एनवलप से वो कवर नहीं होता। नेकेड का मतलब ये है यहाँ पे कोई भी एनवलप से कवरिंग नहीं होगी उसकी। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाई जाती, केवल राइबोसोम ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन है वो बड़ा फास्ट होता है। वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बहुत ज़्यादा जिनके शेप और साइज हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर 4 टाइप की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, जो हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें देखा था कि जैसे बैसिलस है, रोड लाइक है बैक्टीरिया होता है, कोकस स्पेरिकल होता है, विब्रियो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, जो कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। तो शेप अलग अलग पाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर थ्रू आल्थो एग्जिबिट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रोकैरियोटिक सेल की वो तो लगभग सेम होती है, लेकिन वो फंक्शन है वो और उनकी जो शेप है वो काफ़ी उसमें वैरायटीज देखने को मिलती हैं। सेल वाल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म को छोड़ के बाकी जितनी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें एक सेल वाल भी पाई जाती हैं, और एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। प्लाज्मिड्स स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए तो इनके पास होता ही है, क्रोमोसोमल डीएनए जो भी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इसका काम क्या होता है, कुछ ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक करेक्टर्स है उसमें रोल प्ले करता है,
जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियाज में, वो इन्फॉर्मेशन इसी प्लाज्मिड के पास होती है। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है जिसके अंदर हम जो आरटीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड को ही यूज करते हैं, फॉरेन डीएनए को इसी के साथ ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्म है, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हम स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं, प्लाज्मिड होता है, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमल, ये मेन जीनोमिक डीएनए इसका जो कोइलिंग फॉर्म में पाया जाता है, नेकेड पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं। और प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए वो पाया जाता है, ऊपर सेल एनवलप होता है और अंदर है जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक सेल वॉल है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शीट होता है जो कैप्सूल है। पीलस क्या है, जो इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं, फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, और साथ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी कंटेंट भरा होता है अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के और न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि वो नेकेड होता है, और राइबोसोम्स भी काफ़ी प्रेजेंट होते हैं, केवल एकमात्र यही सेल ऑर्गेनल ही पाई जाती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में कुछ हम जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बड़ी सिंपल होती हैं, इसमें कैप्सूल, ये सेल वाल वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है, फ्लैजिलम वगैरह मिलता है, लेकिन जबकि राइबोसोम्स है वो दोनों में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, जिसमें न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड होगा, जबकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद सेल एनवलप, ये क्या होता है, डिटरमाइन सेल शेप एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये सेल एनवलप बैक्टीरियाज के अंदर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जो कि सेल शेप को बनाता है। सेल शेप की जो एक फिक्स शेप होती है सेल की, वो सेल एनवलप की वजह से ही होती है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बड़ी मजबूती देता है सेल को, और सेल को ब्रस्टिंग से या कोलैप्सिंग से बचा के रखता है, ना तो उसको ब्रस्ट होने देता, फूटने देता है, और ना उसको पिचकने देता है, जब भी अलग अलग ऑस्मोटिक कंडीशन वहाँ पे रहती हैं। कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो जो सेल एनवलप है ये 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर की ग्लाइकोकैलेक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर सेल एनवलप बनाती हैं। ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, प्रत्येक लेयर का एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है, और सब मिलके ये मेन काम है इनका, जो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करेंगी, सेल का जो अंदर का मटेरियल है उसको बचाने का काम करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक स्पेशल स्टेन तैयार किया था, एक रंग तैयार किया था, और उससे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है उनकी 2 क्लास बना दी थी। एक वो क्लास जो कि ग्राम पॉजिटिव, जिसने जो स्टेन दिया था ग्राम ने, तो उसके प्रति जो उस स्टेन को ले लिया था जिसने, वो ग्राम पॉजिटिव थे, और ग्राम नेगेटिव जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा था, मतलब जो स्टेनिंग है उसको नहीं ले पाए थे, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रखा गया। ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, जो ग्लाइकोकैलेक्स है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो उसकी कंपोजिशन और थिकनेस में अलग अलग वेरिएशन उसमें मिलती हैं। स्लाइम लेयर ये लूज शीट होती है, और कैप्सूल है वो थिक एंड टफ होता है, मजबूत होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट, यूकैरियोट जैसा ही जो इनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी पाई जाती हैं। काम क्या होता है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास करने देना, जबकि कुछ को ये पास नहीं करने देती हैं, और ये इनका काम है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी जब हम प्रोटेक्टिव शीट है उसको निकाल के देखते हैं, 3 में लेयर पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल स्लाइम लेयर, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। उसके बाद सेल एनवलप की मॉडिफिकेशन है वो देखते हैं। सेल एनवलप कुछ जगह पे अलग अलग पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा होता है कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए। वो क्या क्या होते हैं, मीजोसोम्स, ये क्या होते हैं, एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। तो ये कुछ बाहर निकले हुए, वैसे इंटरनल साइड में साइटोप्लाज्म साइड में
कुछ एक्सटेंशन आउट ग्रोथ होती हैं जो वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, छोटी छोटी जो एम्प्टी स्पेस होता है ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमेला की फॉर्म में भी जो मेसोसोम है वो देखने को मिल सकते हैं। इनका काम क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का, जो सेल वॉल बनाते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, काफ़ी सारा इनका काम होता है। सिक्रेशन प्रोसेस का मतलब कोई भी सब्सटेंस सिक्रेट करना होता है उसमें मदद करते हैं, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी अहम रोल प्ले करते हैं। ये कन्फर्म करते हैं कि इक्वल जो डीएनए है वो हर एक डॉटर सेल में जाए जब ये डिवाइड करते हैं तब। टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, तो इनका काम होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म इनके शरीर में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी है वो की जा सके। उसके बाद फ्लैजिला, ये क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल इन मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, और ये पतला एक्सटेंशन होता है बाहर की तरफ जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है। 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के, एक फिलामेंट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन, एक हुक होता है, और एक बेसल बॉडी है जहाँ पे ये फ्लैजिला बॉडी जो सेल वॉल है उसके अंदर अटैच होता है। पिलाई या पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी बाहर की तरफ होती हैं, फ्लैजिला से छोटी होती हैं और स्पेशल प्रोटीन की बनी होती हैं। इनका काम क्या होता है, जब दो बैक्टीरिया आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो जो भी डीएनए है वो ट्रांसफर होता है, तो इन्हीं के जरिए होता है। कंजुगेशन मतलब एक कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। हिम्ब्रिया क्या होते हैं, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ब्रिसल मतलब जैसे जो बुरस होता है, बुरस के छोटे छोटे जो तंतु से होते हैं उस जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, सेल से बाहर की तरफ निकली होती हैं, और इनका काम क्या होता है, जो स्ट्रीम्स हैं या फिर होस्ट टिश्यू हैं उनको अटैच करने में, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। क्रोमेटोफोर्स मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ की स्ट्रक्चर होती हैं, इनके पास पिगमेंट होते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं। क्रोमो मतलब कलर से रिलेटेड है, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंशन है वो पिक से देख सकते हैं, ये मीजोसोम है, और मीजोसोम में सेल वॉल की एक्सटेंशन होती हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं। मीजोसोम सैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से की ही एक्सटेंशन है, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप होता है ये। उसके बाद ये क्रोमेटोफोर्स हैं जो कि पिगमेंट लिए होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, और इनका काम मेन फोटोसिंथेसिस या अलग भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हैं फ्लैजिला या सिलिया, इनका काम क्या होता है, जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो लोकोमोशन में मदद करेंगे। सिलिया काफ़ी नंबर में मिलते हैं जबकि फ्लैजिला एक ही नंबर में मिलता है, एक कुछ संख्या में मिलता है। बेसल बॉडीज जहाँ से ये अटैच होते हैं और मूवमेंट है वो किस टाइप की शो करते हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पिलाई हैं जो वो क्या करती हैं, वो जब भी दो बैक्टीरिया इकट्ठे आ जाते हैं तो उनके बीच में कंजुगेशन बनाती हैं, और कंजुगेशन बनाने के बाद इनके बीच में जो भी डीएनए ट्रांसफर है वो होता है, और उसके बाद जो ओल्ड डोनर है और जो न्यू डोनर है वो अलग अलग हो जाते हैं, जो भी इनका कॉन्टैक्ट मिक्सिंग होता है उसके बाद। और यहाँ पर रियल हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया है और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन का काम है वो पिलस कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, तो क्या होते हैं राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स और कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो देखेंगे। राइबोसोम क्या होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनने का जो मेन भाग होता है वो राइबोसोम्स होते हैं। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच मिलते हैं। साइज इनका 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर हो सकता है। दो सब यूनिट होती हैं जो कि 50S और 30S होती हैं, 70S दोनों मिलकर 70S कॉम्बिनेशन बनाती है। इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट शो करता है। जब इनको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम रखते हैं तो अलग अलग लेवल पे ये सेडिमेंट बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, उसी की वजह से एस वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, और पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम में कंडीशन देखने को मिलती है। कब कैसे बनती है, चेन फॉर्म्ड बाय सेवरल राइबोसोम, काफ़ी सारे जो राइबोसोम है वो एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और ट्रांसलेशन के टाइम पे
जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो एक mRNA से काफ़ी सारे प्रोटीन बनाने के लिए काफ़ी सारे RNA हैं वो अटैच हो जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल्स एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। क्या करते हैं, जितना भी खाना वगैरह है उसको रिजर्व करने का काम करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब दाने, फॉस्फेट के दाने मिलते हैं, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स अलग अलग स्ट्रक्चर को स्टोर करती हैं। सभी गैस वैक्यूल भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी जो गैस वैक्यूल उनको बायोएनसी है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जो पॉलीराइबोसोम्स कंडीशन है वो हम देख सकते हैं। ये एक आरएनए है जो डॉटेड लाइन है, उसके ऊपर काफ़ी सारे जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये काफ़ी सारे जो प्रोटीन है वो एक एमआरएनए से बनते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि बैक्टीरिया में जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है ये टॉपिक है वैसे 12th क्लास में आएंगे, और ये जो प्रोसेस इकट्ठी चलती रहती है प्रोकैरियोट्स में। और उसके बाद कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये अलग अलग डॉटेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कुछ ना कुछ काम स्टोरेज करती हैं, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल्स, एक्सटेंशन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू प्रेजेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में अलग अलग भाग होते हैं और अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब अलग अलग जो हिस्से बने होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवलप, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप है एक झिल्ली है उसको कवर करती है, स्पष्ट न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी में जो मतलब लोकोमोशन में मदद करती हैं, और साइटोस्केलेटल का मतलब है साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारी स्ट्रक्चर हैं प्रोवाइड होती हैं जो कि उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं सेल को। जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल आर नॉट आइडेंटिकल, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, सिमिलर बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी सिमिलर होती है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल, प्लास्टिड और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो कि एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम प्लांट सेल में देखे हैं। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स हैं वो पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोट्स के पास इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल एंड फंजाई, तो हाँ ये जो किंगडम है मेन प्रोटिस्टा हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल है, इसका एक डिफाइंड डायग्राम हम यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनेली जहाँ पाई जाती हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पोर्शन होता है, क्रोमेटिन होते हैं जो क्रोमोसोम की कंडेंस्ड फॉर्म होती है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं जो कि कंटेंट हैं जो न्यूक्लियस का उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन करते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियस से बाहर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों टाइप में हो सकती है। रफ जिसके पास ये डॉटेड स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम लिए हुए हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल साफ होती है इनकी सरफेस, कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन आउटर परत का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सिंथेसिस या पावर हाउस होता है। ये साइटोप्लाज्म होता है जो अंदर का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, सेंट्रियोल्स सेल वाल इसके अंदर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। लाइसोसोम्स सोसाइटल बैग होते हैं, कुछ भी चीज़ को डाइजेस्ट करना हो इनके पास आएंगे। सिक्रीटरी वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशन कैसे होता है, जब ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो जो भी इनका कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, और कोई भी सेल के अंदर मटेरियल लेके आना है तो वो भी इन्हीं वेसिकल्स में क्लोज रहता है। गोल्जी अपरेटस क्या होती है, इसका काम पैकिंग वगैरह का रहता है, प्रोटीन फोल्डिंग का भी रहेगा, जो प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं तो वो इन्हीं के जरिए गुजरता है। सिक्रीशन का भी रहता है। प्रोक्जिसोम्स कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो भी हम देखेंगे।
और राइबोसोम्स क्या हैं, वो अलग टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में या वो चाहे प्रोकैरियोट्स में लगभग सिमिलरिटी, फंक्शनल सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं अलग अलग लिपिड्स और प्रोटीन, उनकी बनी मिलेगी। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जो ज़्यादातर लिपिड पाए जाते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोरस पाए जाते हैं। और वो बाइलेयर होती हैं, उनकी 2 लेयर में रहते हैं ये, विद पोलर एंड टुवार्ड्स द आउटर साइड। जो पोलर एंड होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो इनर पार्ट बनाती हैं और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। क्योंकि जो भी प्लांट बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, उसमें ज़्यादातर वाटर पाया जाता है। वाटर की तरफ जो हाइड्रोफिलिक एंड रहते हैं, और वाटर से बचने के लिए सारे के सारे, जैसे हम सोप, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में भी देखते थे 10th क्लास में, उसमें क्या रहता है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो एक साइड में मिल जाती हैं, और हाइड्रोफोबिक फिलिक एंड हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, बाइलेयर कंडीशन देखने को मिलेगी। आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो कि कुछ स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन कितना और लिपिड कितना वो अलग अलग वेरी करता है सेल टू सेल। जैसे 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है, खासकर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग पाया जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है। डिपेंड करता है कि जिसमें उनको आसानी से निकाला जा सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, जो सेल को बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे में क्रॉस किए गए, इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। उनको निकालना मुश्किल होता है सेल मेम्ब्रेन से। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनको आसानी से हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन वही हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। और जबकि जो ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो पार्सली या फिर टोटली बरीड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, टोटली वो दबे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ से हम जो एक पिक है वो देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, जो बाइलेयर पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको यदि जूम करके देखा गया है तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ कनेक्शन करते हैं। जबकि जो टेल वाला रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो एक साइड में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर साइड रहता है। उसके बाद है आउटसाइड ऑफ द सेल, और साइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। तो अलग अलग जो हम यहाँ पे प्रोटीन देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड होते हैं जिनके पास टेल और एक हेड रीजन होता है। जबकि प्रोटीन है, प्रोटीन कुछ चैनल वगैरह बनाते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन है वो भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बाइलेयर्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इनकी जो कुछ स्पेशलिटी या रिसेप्टर्स का काम करते हैं, जो अलग अलग सब्सटेंस आते हैं। उसके बाद है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने दिया था 1972 के अंदर। इस मॉडल के अनुसार क्या है, क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड का मतलब है फ्लूइडिक नेचर पाई जाती है, यानी कि ऐसा सॉलिड फॉर्म है इसकी, कुछ हमको मॉडिफिकेशन है वो अपनी शेप हो चेंज कर सकती है। लेटरल मूवमेंट होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की, विद इन ओवरऑल बाइलेयर। बाइलेयर के ऊपर ये जो प्रोटीन वगैरह है वो जरूर नहीं कि एक ही जगह फिक्स होते हैं, वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो वो मूव कर सकते हैं। विद इन मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और जितनी वो मूवमेंट शो कर सकते हैं वो इसकी फ्लूइडिटी में मापा जाता है, तरलता में। तरल चीज़ क्या होती हैं, जो कि बह सकती हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो अपनी जो शेप वगैरह है वो चेंज कर सकती हैं। फ्लूइड नेचर इम्पोर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस। और जो फ्लूइड नेचर है वो किस चीज़ में मदद करती है, जो सेल ग्रोथ है, सेल का आकार बढ़ना है, उसमें इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं जो दो सेलों के बीच में जोड़ते हैं, उनके अंदर मदद करते हैं। सिक्रीशन, कोई भी सब्सटेंस सिक्रीट करना है, एंडोसाइटोसिस, कोई भी सब्सटेंस अंदर लेके जाना है, और सेल डिवीजन में भी मदद करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इनका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना होता है वो फ्लूइड नेचर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर साइड और ऑफ इट। तो कुछ ही सब्सटेंस को ये परमिएट करती है अपने अंदर से पास होने में, जबकि कुछ को रोकती है। तो ये हम देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बीचों बीच हैं। बाहर कुछ ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह है वो देख सकते हैं। कुछ प्रोटीन बिल्कुल आर पार गए हुए हैं जो कि चैनल का काम करते हैं।
कैरियर प्रोटीन का भी काम करते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो होती रहती है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार इसको फ्लूइडी नेचर बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि अलग अलग फंक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या क्या मूवमेंट है वो देखने को मिलेंगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ही पास हो जाते हैं एक हाइयर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ, जिसके अंदर डिफ्यूजन आ जाता है। डिफ्यूजन में क्या है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस आसानी से मूव कर जाते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कुछ फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन है वो मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इनको पास होने में, और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही आता है, इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑस्मोसिस भी ऐसा ही पैसिव मूवमेंट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है जो उसकी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, ये विद इन द सेल भी हो सकता है, लेकिन ये बिटवीन टू सेल्स के बीच में रहती है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन के अपोजिट भी काम करते हैं, अगेंस्ट भी काम करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लोअर से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ उनको भेजा जाता है। और जैसे कि सोडियम पोटासियम पंप होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कैरियर प्रोटीन हैं वो किस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, जैसे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों को मूव कर रहे हैं। जैसे एक्वापोरिन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भेज रहे हैं। ये कोई भी प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं जो किसी भी मोमेंट को पास करने दे सकते हैं। और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पोर्शन पे कुछ ना कुछ एटीपी हैं वो यूज किए जा रहे हैं, और लोअर कंसंट्रेशन है इस साइड में देखो कितने सारे ब्लू ब्लू पार्टिकल्स, और ये साइड में कम है, फिर भी कम वाली साइड से ज़्यादा वाली साइड में भेजा जा रहा है, किसकी मदद से, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो एटीपी के यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है।